बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक मसला चल रहा होता है, दूसरा उसमें आ जाता है, फिर एक दूसरा भी हल नहीं हो रहा होता कि कुछ और आ जाता है। बस क्या किया जाए, जो एक अरसा दराज से एक चीज़ जो राइज है कि ये पाकिस्तान नहीं, ये मिसाइलिस्तान है। ये बदकिस्मती है कि इस तरह की सूरत हाल से हम दो चार हैं। सियासी मामला तो चल रहे थे, कुछ समाजी मामलात भी जो है उनकी भी दखल माकूलात हो चुकी है। सबसे पहले तो कल कराची में जंग और जियो के दफ्तर पर एक इंतहाई पुरतशद्दद किस्म का हमला हुआ। मैं इस हमले की पुरजोर मजम्मत करता हूँ। किसी सूरत में भी वायलेंस को जो है ना उसको इनकरेज किया जा सकता है और ना उसके लिए कोई गुंजाइश पैदा की जा सकती है। लेकिन बहरहाल जो महरक़ात होते हैं इसके बारे में जो हमारे इदारे हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हैं चाहे वो पब्लिक सेक्टर के हैं, हमारा मसला यही है कि हम उन इदारों के से जो गलतियाँ होती हैं उसको हम उस तरीके से रेक्टिफाई नहीं करते या उसका शुरू से उसका अंदाज़ा नहीं करते कि ये इस तरह की वारदातें जो हैं कई दफ़ा बड़ी गंभीर सूरत हाल पैदा कर सकती हैं। हम कई दफ़ा देख चुके हैं, सुलेमान तासीर साहब दिन दहाड़े कत्ल हो गए। मुझे अच्छी तरह याद है कि 2-3 हफ्ते पहले उनके इस कत्ल होने से मेरा उनका टाकरा हो गया शादी के ऊपर। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा सुलेमान भाई जो बातें होती हैं आप इस तरह यूँ करते हैं तो वो इस तरह की बातों का आपको अंदाज़ा नहीं, कई दफ़ा बड़ा बुरा रिएक्शन होता है। तो आप क्यों नहीं इस चीज़ का अंदाज़ा करते कि ये रिएक्शन हो सकता है। तो वो खैर जस्टिफाई करना शुरू हो गया। उन्होंने कहा जी वो आपका कज़न यानी कि इमरान खान, उन्होंने भी मिलता जुलता उन दिनों इसी केस के सिलसिले में को बयान दिया था। लेकिन सुलेमान तासीर साहब तो चूँकि जेल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो मैंने उनको जो समझाने की कोशिश कर रहा था कि पाकिस्तान में करोड़ों लोग रहते हैं और वो सारे मुतासर हो सकते हैं आपकी किसी बात से, लेकिन कई लोग जो हैं वो वायलेंट जो है उनका रिएक्शन होता है, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर वायलेंस जो है एक कदर के तौर पे राइज हुई है। एक हमारे वैल्यू सिस्टम के अंदर वायलेंस आया हुआ है। हम बेसिकली बुनियादी तौर पे वायलेंट कौम है और पुरतशद्दद तरीके से हम मसलों के हल कराते हैं। लेकिन जो बात जिसके ऊपर ये हुआ, ये हमारे अजीज़ दोस्त हैं इरशाद भट्टी साहब। अब उनके बारे में एक बात तयशुदा है कि बहरहाल वो पाकिस्तान के बड़े ताकतवर इदारों की नुमाइंदगी करते हैं टीवी पे आके। जंग जियो ने भी उनको इसलिए कदर मंजिलत दी हुई है कि उनके नज़दीक शायद वो आसूदगी मिल जाए। आसूदगी तो ना मिली कि मीर शकील रहमान साहब को जो 8-9 महीने जेल में बगैर किसी कसूर के एक फ्रिवलेस चार्ज के ऊपर जेल में रखा गया, तो भट्टी साहब की अगर मौजूदगी या किसी इसी तरह के मीडिया में जो एंकर्स उन्होंने रखे हुए हैं, बहुत सारे निकाले हैं और बहुत सारों पे बैन लगाई हुई है, उससे कोई आसूदगी होती तो कम से कम ये जेल में ना जाते। मैं हमेशा से इस बात के बारे में मेरी एक नपी तुली राय है कि जंग जियो के साथ जो इदारे का रिलेशन है वो रिलेशन ज़्यादा इख्तिलाफ पे मबनी है। ये जो उनका लव और हेट रिलेशन पाकिस्तान की सियासी जमातों से है, नवाज शरीफ साहब से, दूसरी नून से, पीपल्स पार्टी से, जरदारी साहब से, वो सियासी वजूहात है। वो एक सिंपल इक़्तिदार की खाड़ पछाड़ में और ताकत को पूरे तरीके से अपने पास रखने के लिए और मोहरों को इक़्तिदार देने के लिए है। लेकिन जंग का मसला ये नहीं है। जंग जियो के हमारे जो अकाबरीन हैं वो ये समझ बैठे हैं कि शायद चूँकि वो एक बड़ी लिबरल किस्म की खबरें देते हैं, अपोजिशन को कवरेज देते हैं, तो शायद इस वजह से है। ये तो एक उन्होंने एक सामने जिसको कहना चाहिए कि ऑन द फेस ऑफ थिंग्स जो है ये चीज़ें बाहर इनको भी देखा जाता है। चुनाचे इसी तगो-दो में किन किन को कहाँ मुकाम में पहुँचा दिया, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है। सारे प्रोग्राम्स किन किन के हवाले किए जा रहे हैं उससे कोई गर्ज नहीं है। लेकिन प्रोग्राम के अंदर जो मवाद दिया जा रहा था वो कॉन्टेंशियस था। एक लाइट से प्रोग्राम है
जो मिज़ाहिया प्रोग्राम है, और उस प्रोग्राम में कई सियासी गुफ्तगूएँ भी होती हैं, और सियासी गुफ्तगूओं में बहुत सारी सियासी जमातों के पास कई दफ़ा मिजाक के अंदर एक अच्छी, जिसको कहना चाहिए, या बज़ला संजी में एक सख्त बात भी हो जाती है जिसमें तहज़ीक का पहलू भी निकलता है। लेकिन एक टारगेट करके प्लानिंग के साथ सियासत को नीचे दिखाना, जमहूरियत को मरदूद बताना, जमहूरियत के बारे में लोगों के शकूक व शुबहात पैदा करना, और झूठ पे झूठ जितने प्रोग्राम इरशाद भट्टी साहब के आने के बाद हुए हैं, खुदा गवाह है कि आप उनके बैठ जाओ, भट्टी साहब खुद बैठ जाए, एक एक चीज़ के अंदर 90% मुबालगा रही है, 90% झूठ है। जो भी कहा है, चाहे वो इमरान खान के बारे में कई दफ़ा बातें कहते हैं तो उनमें से अक्सर मुबालगा आ रही होती है। आपको ये हक नहीं पहुंचता कि आप गलत बोहतान जो झूठ मुबालगा रही एक मिज़ाहिया प्रोग्राम के सूरत में करके और आप इससे आम करें। अब जियो ने माफ़ी मांगी या नहीं मांगी, मुझे उसका गर्ज नहीं है। मैं तो इस बात की कह चुका, मैं मजम्मत करता हूँ। लेकिन भट्टी साहब ने जो वाक़यात किए, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। ये किसी तौर पे उन्होंने नवाज शरीफ साहब के बारे में, अब जब वो बता रहे होते हैं, एक दफ़ा बता रहे थे कि किस तरीके से गैर मुल्की दौरे किए। भाई आप अगर गैर मुल्की दौरे नहीं कर रहे तो ये पाकिस्तान का कोई बेहतरी नहीं कर रहे। अगर आप कोरोना की वजह बाहर नहीं निकले या कोई और नहीं हो सका, या आपको इस बात के अंदर कोई दिलचस्पी नहीं है कि कोई गैर मुल्की दौरा जो है वो आप देख लें कि उसके पीछे कोई हिकमत थी, कोई विज़म था। लेकिन इसको इस तरह अच्छी पेश किया गया कि लोगों के ज़हन को प्रोपेगेंडा किया जाए। सियासी जमातों के बारे में, जिसमें तहरीक इंसाफ भी शामिल है, सबको जो है आड़े हाथों लेके और लोगों का एतमाद ख़त्म किया जाए। भाई अब कर भी लें तो किसी नए निज़ाम की गुंजाइश नहीं है। आप ये तो कर सकेंगे जियो जंग को बर्बाद कर देंगे, जो एक टीवी चैनल था जिसके अंदर ठीक है कि कोई एक्स्ट्रा लिबरल होने की वजह से मेरे भी कोई तहफ़्फ़ुज़ात थे, हालांकि मैं उनके साथ काम भी करता हूँ, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, पर क्या किया जाए। और उसको जिसको अल्ट्रा लिबरल बनाने की कोशिश की जा रही थी, इदारों का ये भी एक ग्रज था। लेकिन उसके अंदर आप इस तरीके से मुशफ़िकुर रहमान साहब, जो कि उनकी एक बड़ी स्ट्रगल है, उनके साए के नीचे आप जमहूरियत की सबको जलील करवाएं और अपने टीवी को इस तरीके से इस्तेमाल होने दें। मैं कह दूं 6 महीने और जेल में रह जाते, ये काम ना होने देते, क्योंकि माफ़ी फिर भी नहीं मिलती। जो कुछ ज़हन में आता है वही करेंगे। तो मेरा अपना ख्याल है कि इस सारी चीज़ के अंदर एक सबक जाएंगे जियो के लिए भी है कि अब ये सोच लें कि इस तरीके से जो कि खुशामद हद तक चला गया है कि इदारों के जो लोग हैं उनके हवाले पॉलिसी दे के, और अपने चूँकि उनके जो नाजरीन हैं, जो जियो जंग को देखने वाले लोग हैं, और जियो एक जमहूरी रवायात का लंबरदार है, और उसकी इस वजह से उसको पाकिस्तान में सर आंखों पे बिठाया गया है, क्योंकि उनके बेलाग तबसे होते हैं। शाहजेब खानजादा साहब का जो प्रोग्राम है, क्यों सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, अभी भी देख लें, अपने सारे प्रोग्राम देख लें और शाहजेब खानजादा साहब का प्रोग्राम देख लें, उस पर कोई दूसरा टीवी प्रोग्राम नहीं चला सकते, क्योंकि बेलाग तबसे होते हैं, बेबाक किस्म की, जिसको कहना चाहिए कि तजिया निगारी होती है। तो इस तरह इस सूरत हाल में जियो जंग को अब एक रिविजिट करना पड़ेगा। ये ना हो कि पहले भी उनको इन्हीं लोगों के जिनको ला के उनकी की बातों से खाम खा का खमियाजा भुगतना पड़ा, और खाम खा के सजा एक तकलीफ में रहे, और ये तकलीफ का सिलसिला लामतलाई ना हो जाए। कम अज़ कम असूलों के ऊपर समझौता तो नहीं होना चाहिए। से आखिरी बात जो इसको मैं समअप कर दूं कि जमहूरियत की तज़हीक या उसके बारे में मुआंदाना रवैया या उसका मिजाक, उसकी किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जा सकती, चाहे कितना कड़ा वक्त किसी टीवी के ऊपर ना हो। यह बात सारे मीडिया वालों को ज़हन नशीन करनी होगी कि आईने पाकिस्तान की बेहुरमती होती है। ये जो नीम लिखारी, नीम खानदा किस्म के लोग आ जाते हैं जिनकी तालीम भी पूरी नहीं है, और उठा के बैठे, कोई एयरवाई पे डर लगा के बैठा है, कोई कहाँ बैठा है, साफ पता चलता है कि तालीम के लिहाज से बेचारे, मेरा ख्याल है कि एक हाई स्कूल ग्रेजुएशन के बराबर नहीं है, ना कोई विजडम है, ना कोई बात है, और जमहूरियत के ऊपर ऐसे बैठे होते हैं। और फिर उसके बाद उनको
उनका नूरे बसीरत आम किया जा रहा होता है, उनको पॉपुलर बनाया जा रहा होता है। तो जो भी टीवी चलाएगा, मेरा ख्याल है उसके खिलाफ आवाम को भरपूर एहतजाज करना चाहिए, जो जमहूरियत के खिलाफ जो टीवी चैनल बात करता है। बाकी किसी के बारे में सच्ची बातें आप बताएं, उसको उसकी तजिया करें। ख़राब बातें, जैसे अब सियालकोट के अंदर NH-75 है, इसके ऊपर जिस तरीके से हमने रात को फिर एक डाका डाला, इसी पे चलो बात क्योंकि करनी थी तो अब शुरू कर दें और उससे ही बात हो जाए। और उसके ऊपर क्या जग घसाई हुई और किस से अब एक उसको जस्टिफाई करने के लिए क्या कुछ नहीं किया जा रहा, किस लेवल पे गिरना पड़ रहा है। मैं ये कहता हूँ ना कि जो बात कहता हूँ कि देखें, अगर ये सारे वाक़यात ना होते, फ़र्ज़ के इमरान खान वज़ीर आज़म ना बनता, तो क्या क्या फेरी टेल्स बताई जाती कि जी इमरान खान था और ये था और वो था, वो झूठ नहीं बोलता था, वो करप्ट नहीं था, वो मेरिट पे बात करता था, वो फलां करता था। क्योंकि झूठ बोलने के लिए तो प्रैक्टिकली जब चीज़ चाहिए, जब आना था, पता चलना था कि आप दाव लगा रहे हैं, आप फ्रॉड कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, यह आपकी असलियत है क्या। मैंने पहले भी कहा, कुरान में एक बड़ा वाज़ेह तरीके से एक जगह पे आया है कि मैं उस वक्त तक मौत नहीं देता जब तक मैं असलियत बाहर ना लेके आ जाऊँ। अब ये कल मरियम नवाज साहबा गई है सियालकोट, बड़ी खूबसूरत बातें की उन्होंने कहा जी प्रिजाइडिंग अफसर को ये नहीं पता था, न जाना डस्का था, तो उन्होंने कहा जी डस्का किधर है और बक्सा किधर है। तो जहाँ डस्का था वहाँ बक्से ने जाना था, तो डस्का कहीं और था, बक्सा कहीं और था। और जो धुंध के अंदर अंधाधुंध धांधली की कोशिश की गई, देखिए उसने बहुत ही इस हुकूमत की जो मोरालिटी है, ब्रॉड शीट के ऊपर जो कुछ हो चुका था, जो कुछ वीडियो स्कैंडल में तहरीक इंसाफ वाले पैसे ले रहे हैं, तहरीक इंसाफ वाले पैसे दे रहे हैं, खुद वो कह चुके हैं कि मेरे 20 MP ने पैसे लिए, खुद बता रहे हैं कि मुझे बलूचिस्तान के अंदर से 50 करोड़ 70 करोड़ रुपए की ऑफर आ रही है। इधर से बलूचिस्तान तहरीक इंसाफ बता रही है कि अब्दुल कादिर ने 70 करोड़ की ऑफर किया हमें, और उधर वज़ीर आज़म ने उसको टिकट दे दिया। उधर से अटॉर्नी जनरल बता रहा है जी कि पैसों के बक्से इस्लामाबाद पहुंच गए हैं और दुबई हुंडी के जरिए पैसे पहुंच गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने कह रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने FIA को नहीं कहा कि इसकी तहकीकात कराएं, या उनको कहा कि सबूत लाएं। क्योंकि मेरा ख्याल है कि हम जो काम करने जा रहे हैं, जिस जगह फंसे हुए हैं, उनके अंदर इन चीज़ों की गुंजाइश नहीं है। हमारे इदारे तो सिर्फ इस बात पर लगे हुए हैं कि जो उन्होंने एक फ्रॉड का निज़ाम, जो ब्रॉड शीट और फ्रॉड शीट के अंदर भी है, जो कि लेन देन के अंदर भी है, जहाँ बक्से उठाने के अंदर भी है, जो खलाई मखलूक का बक्से उठा के ले गई, इसी को फिर हमारी अदालतें जो हैं इसको किसी तरीके से महजब तरीके से करते हैं। ये देखते नहीं है कि फैसल वाडा का केस 2.5 साल से ओपन एंड शट केस है, फैसला नहीं किया गया। वो एक उसने अपनी ज़ईफ़ वालदा जिनकी चंद महीने पहले डेथ हुई है, 6 साल उनको 24 घंटे उनको खुद उन्हें खिदमत करनी थी। वो अपाहिज थी 6 साल से, और वो उनको 100% अटेंडेंस थी। वहाँ से वो इलेक्शन कमीशन भाग के जाते थे और फिर वो वापस आते थे वालदा की खिदमत करने के लिए। क्योंकि मैं तो हमेशा कहता हूँ कि अकबर बाबर बहुत बड़ा आदमी है, जिसने इसने दिल जमई से वालदा भी खिदमत की और असूल के लिए खड़ा हो गया। और वो असूल जिसकी हिफाजत करनी थी इमरान खान ने, और वो उसके मुकाबले में वो भिनाता फिर रहा है। अब ये सारी चीज़ों में सुप्रीम कोर्ट की में सारी बातें हुई, लेकिन मजाल है कि कोई टस से मस हो। हमारा निज़ाम तो यह है कि काजी फायज़ ईसा साहब के बारे में क्या तय करना है, उनको कैसे असूलों के ऊपर उनकी जो है इन्वेस्टिगेशन करवानी है। हमें ये पता है कि जी जस्टिस सिद्दीकी साहब को हमने कैसे अदालतों में फारिग करना है। हमें ये पता है जी कौन से फैसलों के अंदर किस किस्म के जो तलवार के शिकार के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कैसे रिवाइज करके और अपनी फैसले की जग घसाई करवानी है। और एक वो ब्रीड जो ख़त्म होती जा रही है, दुनिया में कहीं शिकार की इजाज़त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जी इजाज़त है, क्योंकि हम अरब शेख आते हैं और अरब शेख के आगे हमारी जो है ना कोई औकात नहीं है। तो ये सियालकोट का जो हुआ है और जो कुछ हुआ है, अब ये बात तो पता चल गई है कि तहरीक इंसाफ को अल्लाह मियाँ से गड़गड़ा के दुआ मांगनी चाहिए कि ज़िमनी इलेक्शन ना आए।
याद रखें कि ज़िमनी इलेक्शन 2018 में सेनेट के इलेक्शन से 2 महीने पहले 4 जगह हुए थे पंजाब में, और जुल्म खुदा का कि 1 या 2 हल्के में तो शेर का निशान भी छीन लिया गया था। मेरा ख्याल है कोट मोमन की सीट थी कि शेर का निशान भी किसी एमपीए की सीट के ऊपर छीन लिया गया था, एमएनए की सीट के ऊपर। लोगों को इन्होंने हमेशा बेवकूफ़ समझा, उनका ख्याल से कन्फ्यूजन होगा। लोगों ने जो भी निशान था नवाज शरीफ साहब का, उसको फिर इलेक्ट करवा दिया उस बंदे को, और निशान छीना 10, 15, 20 दिन पहले की जी नवाज शरीफ साहब नायल हो गए हैं, 10 नवाज शरीफ साहब के हैं उनके टिकट के ऊपर, इसलिए टिकट कैंसिल। क्या क्या कारनामे दिए। तो नून तो ने इलेक्शन अपने बाई इलेक्शन ही हारी थी, जबकि पानामा भी हो चुका था, नवाशी माजूर भी हो चुका था, 4 साल मीडिया ट्रायल भी हो चुका था, औरतों का भी, मर्दों का भी, सबका भी। ये अल्लाह ताला की तरफ से पहली वार्निंग थी, समझे नहीं। लेकिन क्राइसिस ये था कि नवाज शरीफ को तो फर्क पड़ना था नहीं था। मुल्क को किस नहज पे पहुंचा दिया है। ये बाई इलेक्शन में आज यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का बयान है कि जी इदारे जो हैं वो न्यूट्रल हैं। सियालकोट के इलेक्शन में तो मुझे न्यूट्रल नजर नहीं आए, और वहाँ से वजीराबाद का जो बंदा पकड़ा गया है उसको कोई उसी कल वीडियो दी है जो आज टीवी पे दिखाई जा रही है, वो पता था। अब आप कहें किसी को लोग आपके मुंह पे थूक के तमाचे मारे, ये बात कहने के लिए कि जी कौन बनाना चाहते हैं, ये आप ये बनाना चाहते हैं जो झूठा परले दर्जे का, जिसके वक्त में बैलेट बॉक्स उठा लिया गया, अमला चोरी कर लिया गया, वोट चोरी पहले होता था। ये वो शख्स है जिसके अंदर सबसे ज्यादा स्कैंडल्स हुए हैं, कदम कदम के ऊपर करप्शन के स्कैंडल्स हैं, कि भूल जाए केपी के 5 साल के स्कैंडल्स हैं। और जो बेवकूफ़ी हमाकत की बातें, और जिस तरीके से दारों को बदनाम करने के लिए क्या कुछ नहीं है इनके पल्ले। मेरा ख्याल है जी कि ये मुल्क को अगर चलना है ना, तो जो आज गिलानी साहब ने कहा है कि इदारे न्यूट्रल हो गए हैं, इदारों को न्यूट्रल नहीं, 73 साल जो कुछ हमारे में बीती हुई है उसका सबक ये किए कि इदारों को आईन के ताबे होना पड़ेगा। खुदा के वास्ते इस मुल्क को आईन के रहमो करम में छोड़ दे, ये मुल्क नहीं टूटेगा। मुल्क जब टूटा था तो आईन नहीं था, याह्या खान साहब के वक्त में ये मुल्क तब बर्बाद हुआ था। ये नहीं कह सकते थे कि करप्शन ने बर्बाद किया। जो कुछ हो रहा है करने दे। आपको हम हर बंदा ये ना कहे कि मैं मामा हूं। आपको इस मुल्क जो कुछ दे रहा है, लेकिन आपको आईन के ताबे होना पड़ेगा। न्यूट्रल कोई चीज नहीं है, वगरना हर आने वाला दिन पाकिस्तान के मुकद्दर को बदकिस्मती की तारीकी में धकेल के जाएगा। वमा अलैना इल्ला अल बलाग।